बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकास अख्तर फ्रॉम चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी। आज हम चैप्टर 3 के नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे जिनमें एटवुड मशीन है और वर्टिकल मोशन ऑफ द टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है एटवुड मशीन और दूसरा वर्टिकल मोशन वाला ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक बार बोर्ड के पेपर्स में आ भी चुका है। सो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विज़ है जो आप लोगों की किताब में पूछा गया है। 3 सवाल हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। इसमें कंडीशन ये दी गई है कि स्ट्रेच आउट योर पाम एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। किस तरह से आपने अपनी पाम को जो है वो स्ट्रेच करना है और उसके ऊपर एक किताब को रखना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग, कि अगर आप इस किताब को गिरने से बचाना चाहते हैं तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इस पहले सवाल का आंसर है, टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम द फॉलिंग वी नीड अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। जितना वेट बुक का है उतनी ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी अपने हाथ से इस बुक को गिरने से बचाने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एक्शन। इस केस में एक्शन क्या है? सो एक्शन इज़ द वेट ऑफ द बुक। एक्शन जो है वो बुक लगा रही है हाथ के ऊपर और नो डाउट के वेट जो है वो भी एक फोर्स है। सो एक्शन यहाँ पर जो कि एक फोर्स है अगेन, वो होगी उसका बुक का वेट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज़ देयर एनी रिएक्शन, क्या इस कंडीशन में कुछ रिएक्शन भी हो रहा है? इफ़ यस देन व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। अगर रिएक्शन है तो क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है? सो यस देयर इज़ अ रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन भी हो रहा है फ्रॉम द हैंड, जो कि हाथ लगा रहा है इस किताब के ऊपर। इट्स डायरेक्शन इज़ अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट। जिस डायरेक्शन में वेट लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, जो कि फ्रॉम द हैंड लगाया जाएगा किताब के ऊपर। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट क्विज एंड यू कैन आंसर फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस वीडियो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एज आई सेड, वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब करना है आपने टू बॉडीज़ की जो कि एक ही रस्सी के साथ, रस्सी के सिरों के साथ अटैच की गई है और उसको फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है। एज़ यू आर वाचिंग इन द फिगर, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। इन दोनों बॉडीज़ को रस्सी के सिरों के साथ अटैच करके पुली के ऊपर से गुजारा गया है और इनमें एक ऑब्जर्वेबल बात यह है कि एक बॉडी का मास ज़्यादा है और दूसरी बॉडी का मास कम है। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सो वो है एटवुड मशीन के बारे में। 13 को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ पेपर्स में इस तरह आता है कि व्हाट इज़ एटवुड मशीन एंड इट्स पर्पस। एटवुड मशीन है क्या और इसका पर्पस क्या है? सो सेम ये फिगर जो आपको नज़र आ रही है यही एक एटवुड मशीन भी कहलाई जाती है। एटवुड मशीन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल masses. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। दोनों मैसेज को अटैच किया जाता है एक स्ट्रिंग के साथ। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। स्ट्रिंग को जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा जाता है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है इस पूरे सिस्टम को बनाने का? दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए, गैलीलियो ने इसका कंसेप्ट दिया था और उसके बारे में एक वैल्यू फाइंड आउट की गई थी, वो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू कहाँ से आई? सो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये आप मैट्रिक के जब प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रैक्टिकल का जिक्र आता है कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय द एटवुड मशीन। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें एटवुड मशीन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। सबसे पहले हम इसकी कंसिडरेशन देख लेते हैं। कंसिडर आपने कुछ चीज़ें करनी हैं, कुछ ख्याल करना है। ये पूरा जो लॉन्ग टॉपिक है आपकी किताब में इस तरह से हेडिंग वाइज नहीं दिया गया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यहीं से ही आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके जितने भी स्टेप्स यहाँ पर वन बाय वन किए जाएंगे आप उनको यहाँ से तैयार करें, सो दैट यू कैन राइट इन द पेपर प्रॉपरली एंड अट्रैक्टिवली। फिगर को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी कंसिडरेशंस कुछ इस तरह से है कि एक मैस हमने ए लिया है, एक मैस बी लिया है। मैस M1 जो है लेट कि वो ज़्यादा है, बड़ा है मैस M2 से,
दोनों बॉडीज़ को एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है और एक रस्सी के साथ जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उसके साथ अटैच किया। द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर बॉडी ए का मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगी और जब ये मूव करेगी नीचे की तरफ तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी चेंज होने से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एट द सेम टाइम द बॉडी बी मूव्स अप विद द सेम एक्सेलरेशन। जितनी एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे आएगी, क्योंकि बॉडी बी थोड़ी सी वेट में कम है तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। सो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा और वो एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हैंस टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अब टेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी आप एक रस्सी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं या कोई वेट लटकाते हैं तो उस रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है। उस खिंचाव को फिज़िक्स की लैंग्वेज में टेंशन कहते हैं। कैपिटल टी इसका सिंबल है, आप इसको अगले टॉपिक्स में भी यूज़ करेंगे। सो टेंशन आप यहाँ पर रस्सी में फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम इस पूरे सिस्टम के लिए फाइंड आउट करेंगे, उनके फार्मूलाज निकालेंगे और उन फार्मूलाज से फिर हम आगे चल के अपने कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बॉडी ए की। डेरिवेशन हमने करनी है एक्सेलरेशन के लिए, एज यू नो कि ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड हैंस इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर वेट बॉडी ए का नीचे की तरफ है और टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। स्टूडेंट्स जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर वेट ए बॉडी का वो ज़्यादा है, सो डेफिनेटली ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अब नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि वेट की फोर्स ज़्यादा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली टेंशन की जो फोर्स है वो कम है। सो हम जब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का जिक्र करेंगे, अब ये नेट फोर्स क्या होती है? इस बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है। इसको भी हमने क्वेश्चन की फॉर्म में पिछली वीडियोस में कवर किया है। अगर आप चाहते हैं नेट फोर्स को जानना तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तब आप उस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए इज़ इक्वल्स टू m1g माइनस टी। इस बॉडी ए के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो दोनों फोर्सेस का सम होगी और दो फोर्सेस कौन सी हैं? एक है m1g यानी वेट और दूसरी है टेंशन। इन दोनों को हमने सम अप करना है, रिजल्ट लेना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस माइनस हो रही है। माइनस होने का मतलब ये है कि एक फोर्स चूँकि ज़्यादा है और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और जो टेंशन की फोर्स है वो कम है और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो जो फोर्स कम है, पहली बात हम उसे बाद में लिखेंगे, और उसकी डायरेक्शन यानी टेंशन की डायरेक्शन वेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। सो यहाँ पर एक क्वांटिटी को यानी वेट को पॉजिटिव लिया जाएगा और एक क्वांटिटी को नेगेटिव लिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव साइन हमेशा फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, अगर हम इस बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स की बात करें तो m1a एक फार्मूला है जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स का फार्मूला होता है। सो वहाँ से भी हम नेट फोर्स का फार्मूला ऑब्टेन करते हैं और उस फार्मूला के मुताबिक नेट फोर्स आ जाएगा ma, और m चूँकि मैस m1 है, बॉडी a है, तो यहाँ पर हम मैस के साथ 1 लगाएंगे। अगर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है या उसका नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले न्यूटन का सेकंड लॉ समझें ताकि आपको नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है उसका आइडिया हो जाए। इक्वेशन 1 में भी आप ये देख रहे हैं कि नेट फोर्स है और इक्वेशन 2 में भी आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स है। इक्वेशन 1 में नेट फोर्स है m1g और इक्वेशन 2 में नेट फोर्स है m1a। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली। अगर लेफ़्ट साइड जो हैं वो इक्वल हैं यानी नेट फोर्स हैं दोनों, सो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। जो इक्वेशन 1 की राइट साइड है वो इक्वेशन 2 की राइट साइड के इक्वल होगी। सो m1g माइनस टी विल बी इक्वल टू m1a, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम बॉडी बी की बात करते हैं। बॉडी बी का वेट एज आई सेड कि ये कम है तो डेफिनेटली ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगेन इसके ऊपर भी दो फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा नेट फोर्स। सो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है और वेट कम है। टेंशन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी बी ऊपर जाएगी। सो नेट फोर्स का फार्मूला निकालेंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी विल बी इक्वल टू टी माइनस m2g। अब यहाँ पर देखें टी पहले लिखा गया और m2g को हमने बाद में लिखा है। इसकी रीज़न यही कि टेंशन ज़्यादा है
और वेट कम है, जो ज़्यादा वैल्यू की क्वांटिटी है उसको हम पहले लिखेंगे और जो कम वैल्यू वाली क्वांटिटी है उसको हम बाद में लिखेंगे। और अगेन यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि टेंशन की डायरेक्शन वेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, सो हम वेट की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगेन न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स का फार्मूला जो कि बॉडी बी के ऊपर है वो होगा m2a। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट के t माइनस m2g विल बी इक्वल टू m2a। अब ये है इक्वेशन नंबर 6 और इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 डिराइव की थी। जब हम इक्वेशन 3 और 6 को दोनों को ऐड करेंगे तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। m1g माइनस टी विल बी इक्वल टू m1a, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, और m2g प्लस टी विल बी इक्वल टू m2a, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे t को बाद में लिखा गया है और m2g को पहले लिख लिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो m1g एज इट इज़ माइनस m2g एज इट इज़, ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल टू का साइन एज इट इज़ m1a एज इट इज़ प्लस m2a, ये दोनों भी एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग g एंड a कॉमन, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आप क्वांटिटीज़ को देखें तो यहाँ पर g कॉमन है, मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, तो इस वैल्यू से g कॉमन आ जाएगा और दूसरी साइड पर जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें से a कॉमन आ जाएगा। सो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब हम इस पूरी वैल्यू को जो कि a के साथ है, पूरी ब्रैकेट को यहाँ पर डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे, सो फाइनली फार्मूला बनेगा m1 माइनस m2g एज इट इज़ आ गया, और ये जो a के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है हम इसको राइट साइड पे भेज दें तो ये डिवाइड हो जाए, सो m1 प्लस m2 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला ये बनेगा। अब इसी एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक्सेलरेशन को यहाँ पर लिख लें और इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहीं से ही आप g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। g के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी और जो g के साथ वैल्यू डिवाइड हो रही है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम देंगे। अब हम टेंशन T की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में टेंशन की वैल्यू क्या है। देख रहे हैं आपके टेंशन इस A बॉडी के साथ जो रस्सी लटकी हुई है उसमें भी है और दूसरी साइड पर जो रस्सी है उसमें भी टेंशन जनरेट हो रही है। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 6। 3 इक्वेशन और 6 इक्वेशन आपके सामने, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड्स को लेफ़्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। सो जब हम डिवाइड में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से फार्मूलेशन आपके सामने आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये m1 इस नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और m2 इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखें m1 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस m2g इक्वल टू m2 को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, सो m2 इंटू माइनस टी प्लस m1g। सो माइनस टी को हमने पहले लिखा है और m1g को बाद में लिखा है। m1t माइनस m1 m2g, इसका मतलब क्या है कि हमने m1 को t के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, m1 को हमने m2g के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया और ये माइनस का साइन एज इट इज़ है। इक्वल टू के राइट साइड पे देखें, माइनस टी m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2t आ जाएगा एंड प्लस एज इट इज़ ये m2 इस m1g के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ओवरऑल रिजल्ट आएगा m1 m2g। उसके बाद अगले स्टेप में आप t वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और जो g वाली टर्म्स हैं जिनमें g कॉमन है उनको आप दूसरी साइड पे इकट्ठा कर सकते हैं। सो लेफ़्ट साइड पे हमने टेंशन्स वाली क्वांटिटीज़ को लिखा और राइट साइड पे हमने g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली क्वांटिटीज़ को लिख लिया। सो यहाँ पर टेंशन को कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पर g को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन के अलावा आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 बन जाएंगे 2m1 m2g और यहाँ से t को कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट में t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। t का फाइनल रिजल्ट आएगा t इज इक्वल्स टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं t के साथ जो पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी हमने उसको दूसरी साइड पे भेजा तो यहाँ पे आके डिवाइड होगी। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर द फार्मूला ऑफ t।
स्टूडेंट्स अब इस पूरे टॉपिक में अक्सर बच्चों का कुछ सवाल रह जाता है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेप समझ नहीं आते, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर डाल सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको उनका आंसर किया जाएगा। सो जल्द हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दिया करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जैसे वीडियो अपलोड होती है उनके मिलते रहें। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।